हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विबिन। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं आज येस बैंक जो है काफ़ी दिनों बाद अपर सर्किट पे बंद हुआ है। जब से एफपीओ लॉन्च हुआ है उसके बाद काफ़ी सर्किट्स लगे, लोअर सर्किट थे, बट ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि येस बैंक अपर सर्किट पे बंद हुआ है और अराउंड 12.85 का ये अपर सर्किट है। तो जिन्होंने भी इस एफपीओ में पार्ट लिया था, जिन्होंने भी 12 के भाव में ये शेयर खरीदे थे, उन सबको एक्चुअली एक बहुत बड़ी रिलीफ है, बिकॉज सब लोग परेशान थे कि क्या होगा और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी थी इस बैंक के अगेंस्ट। तो उन सबको जो ओवरकम करके इसने आज 12.85 का अपर सर्किट लगाया है। तो उन सारे एफपीओ वाले लोगों को एक राहत मिली होगी, बिकॉज 90% लोगों ने 12 के भाव पे ही खरीदा है, हार्डली किसी ने 13 के भाव पे इसको खरीदा होगा। सो इसको अपर सर्किट लगने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उससे पहले हम इसके टेक्निकल ज़रा देख लेते हैं। ये आज बंद हुआ है 12.85 पे और अभी आप देख रहे हैं अराउंड 10 करोड़ ऑर्डर पेंडिंग है। जो लोग बिड कर रहे हैं उनके ऑर्डर 10 करोड़ के आसपास पेंडिंग है, जबकि डिलीवरी कोई दी नहीं जा सकती है बिकॉज इस पे जो है सर्किट लग चुका है। सो आई थिंक आने वाले दिनों में इनका सर्किट जो है रिवाइज हो सकता है, तो इसको बढ़ा के एटलीस्ट एक 15 या 20% जो है किया जा सकता है। बॉलिंजर बैंड में अभी भी ये जो मिडिल लाइन है उस तक ये पहुंचा नहीं है, तो हो सकता है और ज़्यादा अपमूव मिल जाए, बिकॉज ये बैंड जो है काफ़ी दिन से नैरो ही चल रहा था और जैसे इसने एक ब्लास्ट दिया तो ये डाउन की तरफ जा रहा था। तो ये डाउन ट्रेंड से अभी जो है अप ट्रेंड में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी काफ़ी सारी डिमांड जो है वही बढ़ गई है, तो शेयर्स लोग डिमांड कर रहे हैं। और मैं ये बोलूँगा ये रिटेलर्स डिमांड नहीं कर रहे, ये जो खरीद रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन है और एचएनआईज है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं ये जो है मिडिल लाइन की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते आई बिलीव ये बैंड के अपर पोर्शन पे भी जल्दी ही टच कर लेगा। और अगर हम आरएसआई की बात करें तो ये स्टिल ओवरसोल्ड जोन में है, ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा ऊपर बढ़ा है, बट स्टिल अभी तक नॉर्मल रेशो में आया नहीं है। जैसे ही ये 30 क्रॉस करता है तब जाके ये नॉर्मल रेशो में आता है। अब तक ये अराउंड 20 के आसपास है, 20-21 के आसपास इसका आरएसआई चल रहा है। तो आई होप इसके लिए जो है आगे और अच्छा फ्यूचर होगा और थोड़ा अपमूव आगे दे सकता है ये। सो अगर हम एनएससी पे देखें तो इसमें आज 37 करोड़ 10 लाख पोजीशंस जो है ट्रेड हुए थे और डिलीवरी देखें तो 15 करोड़ की डिलीवरी है। और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 41.47% की डिलीवरी हुई है और बस इतने डिलीवरी में जो है सर्किट लग गया है। अगर सर्किट नहीं लगता तो आई बिलीव ये अराउंड 60-65 तो क्रॉस कर ही देता था। ये ओपन हुआ था 12.25 के, जो प्रीवियस क्लोजिंग के जितना ही था, इसमें कोई करेक्शन नहीं आया था। इसने हाई बनाया 12.85 का और वहीं पे जो है वो डेड हो गया, वहीं पे उस पर सर्किट लग गया था। ये ओपन होने के पहले इसने जो है थोड़ा लो बनाया था 12.20 का, वहाँ से इसने बहुत जल्दी अपमूव दे दिया 12.25 का। सो आप यहाँ पे चार्ट पे दिख रहे हैं इसने सुबह जो है थोड़ा अपमूव दिया था 12.25 का, उसके बाद बहुत ही जल्दी अराउंड 9:50 पे ही इसने जो है अपर सर्किट मार दिया है। यानी कि मार्केट ओपन होने के आधे एक घंटे के अंदर ही जो है इसने अपर सर्किट लगा दिया था और पूरे दिन उसी सर्किट पे लगा रहा। सो इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो एलआईसी की तरफ से, येस बैंक एडवांस्ड आफ्टर एलआईसी हाइक्स स्टेक। एलआईसी ने इसमें अपना स्टेक जो है बढ़ा दिया है। पहले उसका स्टेक था 0.759%, उसको बढ़ा के उसने 4.989% कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन उन्होंने खरीद लिया है। एक्चुअली एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है एफपीओ के टाइम पे होना चाहिए था, बिकॉज एफपीओ में एलआईसी और एसबीआई ने इनिशियल डे में जब क्यूआईबीसी थे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो वो बाय कर रहे थे, तभी एलआईसी और एसबीआई की न्यूज़ नहीं आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल लगा था मुझे, बिकॉज एलआईसी को पहले ही परमिशन मिल गया था कि वो इस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगा हो सकता है कि अगर सब पार्ट सब्सक्राइब ना हो, अगर रिटेलर जो है सब्सक्राइब ना करे, अगर नॉर्मल जो बायर्स एचएनआई से वो अगर सब्सक्राइब नहीं करते, कोई पार्ट छोड़ देते, तो मुझे लगा वहाँ पे एलआईसी पिच इन करेगा और सब्सक्राइब करेगा। बट 95% जो सब्सक्रिप्शन हो गया था टोटल ओवरऑल एफपीओ का, तो आई थिंक तभी एलआईसी को जरूरत नहीं पड़ी आने की। तब एसबीआई ने थोड़ा बहुत स्टेक खरीद लिया था, बट एलआईसी स्टिल पेंडिंग था। तो बाद में मुझे लगा हो सकता है कि एलआईसी ने वो जो प्लान है वो ड्रॉप कर दिया हो, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं थी तभी, तो इसलिए वो लोग स्टेक खरीदेगी नहीं। तो इन्होंने जो है वेट किया और ओपन मार्केट में ये स्टेक खरीदा है, नॉर्मल एफपीओ में नहीं बल्कि ओपन मार्केट में जाके इन्होंने इतना बड़ा स्टेक खरीदा है। और ये है 105 करोड़ शेयर्स का, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ये अमाउंट नहीं है, ये शेयर्स की वैल्यू है। तो इनका स्टेक जो है इन्होंने टोटल अगर देखें ये 105 करोड़ शेयर का, तो होता है 4.23%। अगर वो ऐड करें उनके ओरिजिनल स्टेक में तो 4.98, यानी कि 5% पकड़ लीजिएगा, 5% का स्टेक बन जाता है इनका येस बैंक में। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। मैंने पहले ही इस पर डिस्कस किया था, आपको मैं पहले के वीडियोस जो है वो मेरे लिंक में डाल देता हूँ, जहाँ पे मैंने कहा था कि एलआईसी इन्वेस्टमेंट करेगा लास्ट मोमेंट पे, जब अगर कोई इन्वेस्टर बच रहा है या फिर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो। बट 2 हफ्ते हो गए थे एफपीओ के बाद भी, बट एलआईसी ने इन्वेस्ट नहीं किया था, तो मुझे लगा शायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट डिले कर दिया हो या पोस्टपोन कर दिया हो। बट फॉर्चुनेटली इन्होंने लास्ट मोमेंट में आके ओपन मार्केट से ये शेयर खरीद लिए हैं और उस वजह से जो इस पर अपर सर्किट लग गया है। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें बल्क डील्स चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डील चल रहे हैं। एचएनआई जो है माल बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं इसमें। अगर मैं आपको दिखाऊँ पहला बल्क डील
सो मार्केट जस्ट ओपन होने के बाद ही 9:20 को ही एक न्यूज़ आई थी कि इसमें बड़ी ब्लॉक डील हुई है 7,28,183 शेयर्स की, जिसका अराउंड वैल्यू आता है 1 करोड़ के आसपास। तो इतनी बड़ी डील जो है इसमें क्रैक हुई थी मार्केट ओपन होती 9:20 पे ही, और उसके बाद जो है बाइंग स्ट्रीक बढ़ता गया और इस पे जो है एक सर्किट लग गया। इसके अलावा भी हम देखें कल की अगर हम ब्लॉक डील की बात करें, कल भी जो इसमें बड़ा पोर्शन खरीदा गया था 5,32,000 का, उसके पहले 5,07,000 का एक जो डील है बल्क डील वो हुआ था। इसमें ये 116 के आसपास हुआ था अगस्त 4 को और ये 110 के आसपास हुआ था। तो आप देख रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा माल खरीद रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिटेलर्स नहीं है, बिकॉज इतना बड़ा बल्क डील रिटेलर्स नहीं कर सकते। अगर वो इतना बड़ा बल्क डील कर रहे हैं तो वो रिटेलर्स नहीं है, वो HNI कैटेगरी में आते हैं, वो इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में आते हैं। सो बहुत ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है येस बैंक को जो एक्यूमुलेट करने का लोअर रेट्स पे, और जो सेलिंग है वो भी ज़्यादा हो रही है बिकॉज जिन लोगों ने FPO में पार्ट लिया था उनको जो प्रॉफिट बुकिंग करना था वो करके निकल रहे हैं। बट मैं भी कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये थोड़ा और बूस्टअप करेगा। आप थोड़ा सोच समझ के सब एनालिसिस करके शेयर्स जो है बेचिएगा। बट ये है कि इसमें ऑपरेटर गेम बहुत ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज जो भी HNI इतना बड़ा क्वांटिटी ले रहा है, ऑब्वियसली जब ये शेयर 16-17 पे आता है वो ओपन मार्केट में बहुत बुरी तरह पूरा का पूरा माल बेचने वाला है और तब वापस ये लोअर सर्किट में लगने के चांसेस है। तो आप दोनों प्रोबेबिलिटी लेके चलिएगा कि ये शेयर थोड़ा भागेगा आगे, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा माल जो है एक्यूमुलेट किया जा रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बट साथ ही साथ इसमें जो है आगे जाके गेम भी हो सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो रेडी रखिए, वो ट्रिगर्ड रखिए, ताकि आप जब भी टाइम मिले आप उसमें से निकल पाए और आप ट्रैप ना हो जाए। जैसे कोई शेयर जो है चढ़ते जा रहा है, एक टाइम के बाद उसमें लोअर सर्किट भी चालू हो रहा है, तो हो सकता है इसमें ऑपरेटर आगे चल के वैसा गेम करे। तो आप आपके स्टॉप लॉस रेडी रखिए। ये बस उन लोगों के लिए जिन्होंने FPO में पार्ट लिया है, जिन्होंने FPO में शेयर खरीदे, जिन्होंने एक्चुअल में इनिशियली ये शेयर खरीदे इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अभी तक रखे, उन लोगों के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है इस शेयर को रिकवर करने के लिए। और दूसरी बड़ी न्यूज़ ये आई थी कि मूडी ने इसका जो रेटिंग है वो बढ़ा दिया है। इसका जो पहले रेटिंग है CAA1 किया था, उससे उसने B3 पे लाया हुआ है। तो CAA1 का रेटिंग क्वालिटी होता है रेटेड एज पुअर क्वालिटी एंड वेरी हाई क्रेडिट रिस्क, जबकि अभी जो उसने B3 किया हुआ है उसको बोलते हैं जज्ड एज बीइंग स्पेक्युलेटिव एंड हाई क्रेडिट रिस्क। इसका मतलब रिस्क अभी भी है, हाई क्रेडिट रिस्क बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट होने के चांसेस है, बट स्पेक्युलेटिव है। ये अंदाज़ा हो रहा है कि हो सकता है डिफॉल्ट तो ना हो, जबकि CAA1 में ये अनाउंस किया गया था कि ये जो पुअर क्वालिटी है डिफॉल्ट होने वाला है। अभी इसे स्पेक्युलेटिव बता रहे हैं, स्टिल वो रिस्की है, आपका रिस्क है, स्पेक्युलेशन कर सकते हो अगर इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो ये जो MTN प्रोग्राम है, मीडियम टर्म नोट, जैसे कि डिपॉजिटरी नोट्स होते हैं, उन नोट्स के लिए भी उन्होंने रेटिंग जो है बढ़ा दी है, B3 कर दी है CAA1 से। तो इन सब के पीछे रीज़न है ये 15,000 करोड़ का इन्फ्यूजन जो दिया गया है। उन्हें ये लग रहा है ये जो 15,000 करोड़ का इन्फ्यूजन है ये काफ़ी टाइम तक इस बैंक को स्टेबल रखेगा, इनके ऑपरेशन को स्टेबल रखेगा, डिफ़ॉल्ट्स कम कर देंगे बैंक के। तो उस वजह से उन्होंने रेटिंग बढ़ाया है, और रेटिंग बढ़ाने के बाद पूरा इम्पैक्ट जो है बैंक के स्टॉक पे भी दिख रहा है। तो आप आपका डिसीजन संभाल के लीजिएगा। रेटिंग एजेंसी का ऐसे ही होता है, जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है वो अपने रेटिंग्स जो है वो बढ़ा देते हैं, वो अपने जो टारगेट्स होते हैं वो बढ़ा के बताते हैं। बट हमें जो है रैशनल चलना है, प्रैक्टिकल चलना है, मार्केट में जो चल रहा है उसके साथ चलना है और अपना पोजीशन जो है बचाना है। तो अभी इसमें मेन कंसर्न है ऑपरेटर गेम का, क्योंकि इसमें पहले भी हमने देखा था FPO के दिन प्राइस गिरने का वजह एक ही था, ऑपरेटर गेम, वरना इतना ज़्यादा प्राइस गिरता नहीं, क्योंकि ऑपरेटर ने पहले ही शॉर्ट सेलिंग कर दिया था लोन पे स्टॉक लेके। उसकी वजह से जो एक्चुअल रिटेलर्स है वो अपना माल जो है मंडे को जिस दिन FPO लॉन्च हुआ उस दिन बेच नहीं पाए, लोअर सर्किट पे लग गया। तो आप आपका जो फ्यूचर है वो देख के चलिएगा, सब एनालिसिस कीजिएगा, बैंक को बहुत क्लोजली नोट कीजिएगा। मे भी कोई अपडेट रहेगा आप तक जल्दी पहुंचाना चाहूँगा, बट शॉर्ट टर्म में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बैंक आगे भाग सकता है, बिकॉज इतने लोग एक्यूमुलेट कर रहा है, HNI एक्यूमुलेट कर रहा है, तो इतने जल्दी वो डंप नहीं करेंगे। उनको डंप करने के लिए एक मोमेंटम चाहिए होगा, लोगों का जो है ट्रस्ट चाहिए होगा, उसके बाद ये लोग डंप कर सकते हैं। तो आप जो है हायर रेट पे इस पे एंटर करने की कोशिश मत कीजिए, खास करके अगर ये बैंक 18, 19, 20 के पेस पे आ गया है तो काफ़ी ज़्यादा जो है बबल बनने वाला है, और तब बहुत सारे लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे, और तब आई बिलीव ये ऑपरेटर्स जो है शेयर डंप करना चालू करेंगे, बिकॉज जब नए लोग आ रहे हैं तो उनको ही ये लोग शेयर बेचेंगे हायर रेट्स पे। फंडामेंटल्स अभी भी बैंक के वीक है, फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुआ है, बस एक इन्फ्यूजन हुआ है, उसके वजह से बैंक को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिला है, एक सप्लीमेंट मिला है, एक एक्स्ट्रा पावर मिल गया है। बट बैंक का कंडीशन जो है पहले से थोड़ा सा जो इंप्रूव हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप वो सारे पॉइंट्स रख के चलिएगा, बस कोई रैली देख के इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। हो सकता है कल भी इसमें बल्क डील्स हो, कल भी ये हायर सर्किट पे जाए, तो अब आपका टारगेट जो है ध्यान में रखिएगा, एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स आपके नोट पहले रखिएगा। टेक्निकल चार्ट्स यही बता रहे हैं कि बैंक को ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सेलिंग प्रेशर कम दिख रहा है, और उस वजह से शायद हो सकता है कि बैंक जो है शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने कहा, अप मूव दे दे। बट आप आपका जो डिसीजन है पूरा रिसर्च करके लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।